Welcome back to the official YouTube channel of Gyan Sagar Institute. Today we will solve 2019 question paper of SSC. First question, which one among the following measures the same quantity as that is measured by the SI unit of पास्कल? इनमें से कौन सा क्वांटिटी है जो सेम यूनिट को मेजर करता है जैसे कि पास्कल करता है? ठीक है, तो एसआई यूनिट जो पास्कल है वो आपको पता है वो प्रेशर का यूनिट होता है, प्रेशर का यूनिट होता है। ठीक है, लेकिन सेम यही मेजर करेगा, इसमें से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, टॉर। ठीक है, टॉर भी क्या होता है, पास्कल को ही ऐसा यूनिट में मेजर करता है, प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, लेकिन ये किस सिस्टम में हम इसको देखते हैं, वैक्यूम मेजरमेंट्स में, वैक्यूम मेजरमेंट में। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है वॉट, वॉट जो यूनिट है वो पावर का यूनिट होता है, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, और जूल एनर्जी का यूनिट होता है। टॉर इज अ यूनिट ऑफ, ये भी सेम ही क्वेश्चन है कि टॉर जो है वो किस चीज का यूनिट है, तो अभी हमने पढ़ा अगर हम वैक्यूम मेजरमेंट में प्रेशर का यूनिट देखें तो वो टॉर होता है, तो प्रेशर इसमें आंसर होगा। सेकंड, फोर्स का न्यूटन होता है, पावर का वॉट होता है, और एनर्जी का जूल होता है। थर्ड क्वेश्चन है द इंटरनल फोर्स दैट एक्ट रेडियली इनवर्ड ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, वो कौन सा फोर्स है जो अंदर की तरफ मूव करता है जब वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स होता है, ऐसा इंटरनल फोर्स होता है जिसमें चीजें जो है वो अंदर की तरफ मूव करती हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके अपोजिट होगा, इसमें इनवर्ड मूव करता है, इसमें आउटवर्ड मूव करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और इनर्शियल फोर्स कोई ये रियल फोर्स नहीं होता है, नॉट अ रियल फोर्स। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एसआई यूनिट कौन सा है? तो अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया, जूल, न्यूटन, हर्ट्ज एंड पास्कल। तो एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो जूल होता है, न्यूटन का फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में, और पास्कल जो है वो प्रेशर का यूनिट है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू डैश ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मून पे किसके इक्वल होगा, अर्थ के। ठीक है, तो जो आपका वेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन के। ठीक है, अर्थ का जो ग्रेविटेशन है वो वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ग्रेविटेशन के। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशन होता है वो अप्रोक्सीमेटली हम लेके चलते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मून का अगर हम देखें, मून का होता है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें इसमें से निकालना है तो हम इसको निकालेंगे, ग्रेविटेशन ऑफ मून डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशन ऑन अर्थ, दैट इज 9.8 1.63। ठीक है, और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो होगा 1.1/6। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है एस्केप वेलोसिटी एट द अर्थ सरफेस इज, जो एस्केप वेलोसिटी है अर्थ में वो कितनी होती है? तो एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जब आपको अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को छोड़ के किसी किसी दूसरी जगह पे जाना होता है। ठीक है, मतलब ग्रेविटेशन से दूर जाना होता है, उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। और अर्थ के सरफेस की जो एस्केप वेलोसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। डैश आर स्टेबल एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स फाउंड इन ऑल एटम्स, इनमें से कौन से हैं जो स्टेबल हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम में? तो एटम में आपको पता है तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे उनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन्स। फोटॉन्स जो है ये लाइट जो फॉल करती है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में उसको फोटोन की फॉर्म में देखा जाता है लाइट को। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, और न्यूट्रॉन्स जो है उन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल विच is the nearest to the nucleus never hold more than n electrons where n is equal to। ठीक है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो पहला शेल आता है, ठीक है, उसमें n इलेक्ट्रॉन हम लेके चल रहे हैं, तो वो n इलेक्ट्रॉन किस चीज के इक्वल होंगे? ठीक है, तो जो एटम है या शेल जो है आपको पता है KLMN शेल्स होते हैं। अगर हमसे सबसे नियरेस्ट वाला पूछा है तो उसको आप कैसे निकालते हो, 2n² से। ठीक है, तो 2 में से यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ शेल है, फर्स्ट शेल हमसे पूछा है, तो इसमें कितने शेल्स आ जाएंगे, कितने
जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होंगे, 2। Atoms of different elements with different atomic number having same mass number is known as, वो atoms elements के जिनका different atomic number है लेकिन same mass number है, ठीक है, मतलब जिनका atomic number different होगा लेकिन mass number is same, ठीक है, ऐसे elements को बोला जाता है isobars। सेकंड ऑप्शन में दिया है आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन जो है वो कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है जो केमिस्ट्री में यूज होता है। थर्ड है आइसोटोप। आइसोटोप इससे अपोजिट होगा जो आइसोबार्स है, ठीक है, इसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर इज डिफरेंट। और लास्ट है आयन। आयन जो है वो चार्ज्ड पार्टिकल्स को आयन बोला जाता है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो इनका हायर से लोअर की तरफ, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ या लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ फ्रीक्वेंसी आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो अगर हम इसकी सीक्वेंस देखें तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी होती है वो गामा रेज की होती है, ठीक है। उसके बाद यूवी रेज आते हैं, उसके बाद सॉरी गामा रेज के बाद सबसे पहले आएंगे गामा रेज, उसके बाद आता है एक्स रेज, फिर आता है यूवी रेज, फिर आता है विजिबल, फिर आता है इंफ्रारेड, फिर आता है माइक्रोवेव्स एंड फिर आती है रेडियो वेव्स, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका होगा, गामा रेज का। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ जिरकोनियम, जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सॉरी एटॉमिक मास कितना होता है। तो जो जिरकोनियम है इसका एटॉमिक नंबर तो 40 होता है लेकिन इसका जो एटॉमिक मास है वो अप्रोक्सीमेटली 91.22 होता है। How many elements are there in a periodic table such that for every element name there is a single alphabet that symbolically represent it, for the example B बोरोन, C कार्बन एटसेट्रा, ठीक है। इसमें से हमें वो एलिमेंट्स बताने हैं जिनका सिंबल सिर्फ एक अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि बोरोन का सिर्फ B होता है सिंबल, कार्बन का सिर्फ C है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन भी आप इसमें ले सकते हो, फॉस्फोरस ले सकते हो, ठीक है, नाइट्रोजन ले सकते हो। तो ये सारे आपके कितने होते हैं टोटल पूछे, तो ये अगर आप देखें तो जिनका सिंगल सिंबल अल्फाबेट जो है वो सिंगल सिंबल वाला होगा, ये ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, 10 होते हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इनमें से सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, ठीक है। लेड, जिंक, सिल्वर एंड टिन, इसमें से सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है टिन का। द जॉइंट प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड, वो प्रोसेस जिसमें वेपराइजेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। तो वेपराइजेशन या इवेपोरेशन आपको पता है, जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंडेंसेशन में उल्टा हो जाता है, जो वेपर है वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी जो लिक्विड है वो वेपर जो है वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके अपोजिट होगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है डिस्टिलेशन, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। सब्लिमेशन में क्या होता है, जो सॉलिड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रोमैटोग्राफी जो है ये कलर से रिलेटेड होता है, कलर सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। और क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल्स, जो सॉलिड क्रिस्टल्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैग्नेटिक मटेरियल, इनमें से कौन सा है जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, लस्ट्रस होता है, या फिर जिनको आप शीट्स या वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। निकल, आयरन, कोबाल्ट एंड वुड, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। वुड एक मेटालिक मटेरियल नहीं है, सॉरी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इन प्योर फॉर्म हैज द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इनमें से कौन सा मेटल है जब वो प्योर फॉर्म में होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। टंगस्टन, प्लैटिनम, कॉपर एंड गोल्ड। सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है टंगस्टन का, ठीक है। इसीलिए इसको जो फिलामेंट्स हैं उसमें यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए।
विच मिनरल इज ऑल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड, कौन से मिनरल को फूल्स गोल्ड बोला जाता है, ठीक है। फूल्स गोल्ड का मतलब है जो गोल्ड की तरह देखने में लगता है, गोल्ड की तरह कलर होगा, उसकी तरह प्रॉपर्टीज को शो करता है, लेकिन वो गोल्ड नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, पायराइट। पायराइट को बोला जाता है फूल्स गोल्ड, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में दिया फ्लोराइट। फ्लोराइट जो है ये इंडस्ट्रियल मेटल होता है। मैग्नेटाइट इज आयरन का जो ओर है उसको मैग्नेटाइट बोलते हैं, ठीक है। क्वार्ट्ज जो है ये सिलिकॉन पायराइट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज एन ओर नेम्ड गैलिना, इनमें से कौन सा मेटल है जिसका जो ओर है उसका नाम है गैलिना। निकल, कॉपर, आयरन एंड लेड। तो जो निकल है, निकल का जो ओर है उसका नाम होता है पेंटलेंटाइट। कॉपर का होता है चैल्कोपाइराइट। आयरन का अभी हमने पढ़ा प्रीवियस क्वेश्चन में मैग्नेटाइट होता है। और लेड इसका आंसर होगा, क्योंकि लेड का जो ओर है उसका नाम होता है गैलिना। नोबल गैसेस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप से जो नोबल गैसेस हैं वो बिलोंग करती हैं। तो नोबल गैसेस आपको पता है इनर्ट गैसेस होती हैं, ठीक है। और ये इसमें से आपका एग्जाम्पल आ सकता है जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गॉन हो गया, जिनॉन हो गया, ये सारी नोबल गैसेस हैं और ये बिलोंग करती हैं ग्रुप नंबर 18 ऑफ पीरियोडिक टेबल। Dash gas gives an orange glow when electricity is passed through it. It is generally used in fluorescent lighting. इनमें से कौन सी गैस है जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उसमें से तो वो ऑरेंज ग्लो देती है, ठीक है, ऑरेंज कलर की हो जाती है। पास थ्रू इट, इट इज जनरली यूज्ड फ्लोरोसेंट लाइटिंग, और ये फ्लोरोसेंट लाइटिंग जो बल्ब्स होते हैं उसमें यूज की जाती है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नियॉन एंड ऑक्सीजन। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नियॉन, ठीक है। फर्स्ट में दिया है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो ऑरेंज ग्लो प्रोवाइड नहीं कराता, ये पर्पल कलर में, पर्पल कलर हमें शो करता है। हाइड्रोजन शो करता है पेल पिंक कलर, और ऑक्सीजन जो है वो पेल ब्लू कलर प्रोवाइड कराता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रस्टिंग ऑफ आयरन इनमें से किस चीज का एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन आपको पता है जिसमें कोई भी जो मेटल है, आयरन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उसमें ऑक्सीडेशन की वजह से उसकी जो ऊपर की लेयर है वो खराब हो जाती है, कोरोड बोल सकते हो आप। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एग्जांपल होता है कोरोजन का। कंबशन होता है जब आप किसी चीज को बर्न करते हो, उसमें से हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। इवेपोरेशन के प्रोसेस में जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कंडेंसेशन में इसका अपोजिट होगा। 22 क्वेश्चन है, विच मेटल वॉज अर्लियर कॉल्ड वॉल्फ्रैम, कौन से मेटल को पहले के टाइम पे वॉल्फ्रैम बोला जाता था, ठीक है। अगर आपको इनके सिंबल पता हो, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो टंगस्टन करेक्ट होगा, क्योंकि टंगस्टन का सिंबल होता है डब्ल्यू, ठीक है। और डब्ल्यू किस बेस पे रखा गया है, क्योंकि पहले टंगस्टन को वॉल्फ्रैम बोला जाता था, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में दिया है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम का सिंबल होता है MO। जिंक का होता है ZN, और रेडियम का होता है RA। डैश इज द प्राइमरी एसिड प्रेजेंट इन राइप बनानास, जो पके हुए बनानास होते हैं, राइप बनानास होते हैं, उनमें प्राइमरी एसिड कौन सा प्रेजेंट होता है। फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें जो एसिड प्रेजेंट होगा वो ऑप्शन नंबर 3 है, मैलिक एसिड, ठीक है। ये एक सार टेस्ट भी प्रोवाइड कराता है बनाना को। फर्स्ट में दिया है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है वो आंट के स्टिंग में प्रेजेंट होता है। सेकेंड सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है फॉर डाइजेशन या एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज को शो करता है। व्हाट इज द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर में कौन सा डोमिनेंट केमिकल है जो प्रेजेंट होता है। मैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड इथेनोइक एसिड। विनेगर का अगर आपको पता हो, विनेगर का दूसरा नाम एसिटिक एसिड भी होता है, और एसिडिक एसिड का ही दूसरा नाम होता है इथेनोइक एसिड। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फर्स्ट मैलिक एसिड अभी हमने पढ़ा, जो राइप बनानास है उनमें प्रेजेंट होता है, या एप्पल में भी प्रेजेंट होता है ये। फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग में प्रेजेंट होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये आपका इंडस्ट्रीज वगैरह से जो हार्मफुल गैस है वो रिलीज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फाउंड इन एप्पल, एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया जो आपका
बनाना हमने पढ़ा, राइप जो बनाना है या फिर एप्पल जो है, इन दोनों में ही आपका मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। हाउ मेनी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन प्रोपेन? प्रोपेन में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन के एटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है? ठीक है, सबसे पहले प्रॉप जो वर्ड यूज हुआ है वो 3 के लिए यूज होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो कार्बन का नंबर है वो 3 होगा। ठीक है, बाकी प्रोपेन जो है वो एक अल्केन में आता है, और अल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको n जो है वो कार्बन के नंबर के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो आपको n यहाँ पे पता है कि 3 कार्बन है, तो इसमें से आप निकाल सकते हो C3H2 3+2। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेट करके ऑप्शन नंबर 3 कार्बन है और 8 इसमें हाइड्रोजन एटम के मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे प्रोपेन में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन डिग्रीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल? बेंजीन के मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल बनता है उसके स्ट्रक्चर में वो कितने डिग्री का होता है? 120, 90, 150 और 60। तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है बेंजीन में। ठीक है, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 120 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव द ग्रीन कलर फ्रॉम ग्लास? ग्लास के ऊपर से जो ग्रीन कलर है उसको रिमूव करने के लिए किस चीज का यूज होता है? तो सबसे पहले जो ग्लास का ग्रीन कलर है वो आयरन इम्प्योरिटीज की वजह से देखने को मिलता है। इसको आप रिमूव कर सकते हो थ्रू मैग्नीज डाइऑक्साइड की हेल्प से। ठीक है, फर्स्ट इसमें लिखा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो मेन एजेंट होता है ग्लास का। ठीक है, सेकेंड लिखा है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये एक वाइट कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड आपको पता है जो एसिड रेन है उसका मेन कंपोनेंट है, मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं वहां से कोल बर्निंग से भी ये रिलीज होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर? इनमें से कौन सा फाइबर है जो आपको नेचुरली नहीं मिलता है, आर्टिफिशियल हो सकता है वो? टेरेलिन, जूट, वूल एंड फ्लैक्स। तो इसमें जो जूट है ये प्लांट से आपको मिलता है, फ्लैक्स भी प्लांट से मिलता है, वूल एनिमल से मिलती है, लेकिन टेरेलिन जो है वो क्या होगा? नेचुरल फाइबर नहीं है, ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग गैसेज इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस? इनमें से कौन सी गैस है जिसको लाफिंग गैस भी बोला जाता है? तो लाफिंग गैस जो है इसका फॉर्मूला होता है N2O, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है कोल बर्निंग से या फॉसिल फ्यूल जो है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, उसमें से रिलीज होता है। सेकंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी व्हीकल एमिशन या फिर फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से रिलीज हो सकता है। ठीक है, और इसकी जो एफिशिएंसी है हीमोग्लोबिन के साथ ये इजीली कंबाइन हो जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है। लास्ट है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अभी भी हमने पढ़ा कि ये एसिड रेन का मेन कंपोनेंट है। 31 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ सॉल्यूशन? इनमें से कौन सा है जिसको आप सॉल्यूशन में कैटेगराइज करोगे? ठीक है, सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्वेंट वो है जिसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सी चीज है, कौन सी कैटेगरी है जिसमें दोनों चीजें, सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है डायमंड। ठीक है, डायमंड इसका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि डायमंड जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है सिर्फ कार्बन का। ठीक है, सेकेंड है सॉल्ट। सॉल्ट में भी जो है वो आपका सॉलिड फॉर्म में होता है जिसमें सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है। थर्ड है सी वाटर। ठीक है, सी वाटर इसका आंसर होगा क्योंकि सी वाटर में सॉल्ट भी प्रेजेंट है प्लस वाटर भी प्रेजेंट है, तो ये एक सॉल्यूशन बताता है। और कोल जो है ये भी सिर्फ कार्बन का फॉर्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? इनमें से कौन सा है जिसको सेल की एनर्जी करेंसी बोला जाता है? एनर्जी करेंसी का मतलब है वो ऑर्गेनली या वो चीज जो आपके सेल को एक एनर्जी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो आपको पता है एनर्जी जो है वो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कराते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जिनको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, और ये एनर्जी का प्रोडक्शन जो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का जो फुल फॉर्म है वो होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो उसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
The entire content of a living cell is known as dash, which include the cytoplasm and the nucleus. लिविंग सेल का जो एंटायर कंटेंट है, जिसको क्या बोला जाता है वो बताना है, किस किस चीज से मिलके बनता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो सबसे पहले जो सेल के अंदर का जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर भी प्लाज्म प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों को इकट्ठा एक टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि साइटोप्लाज्म के साथ जो न्यूक्लियस वाला प्लाज्मा होगा उसको इकट्ठे को आप कौन से टर्म से कंटेंट को क्या बोलोगे, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में सेल मेम्ब्रेन दे रखा है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। ठीक है, जो हर सेल में प्रेजेंट होगी, जो प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है, और इसका जो फंक्शन है वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। किसी भी सब्सटेंस को एक जगह से सेल से अंदर की तरफ मूव करने में ये हेल्प करती है। ठीक है, और दूसरी चीज ये सेमी परमिएबल होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल आप बोल सकते हो, जो कुछ ही चीजों को अलाउ करती है ट्रांसपोर्ट होने में। थर्ड ऑप्शन में दिया है लाइसोसोम। लाइसोसोम भी ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनको सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है, सुसाइडल बैग्स। ठीक है, और जिनका काम होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का मतलब है सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होगा या कोई ऑर्गेनली है जो खराब हो चुका है, या फिर जो लाइसोसोम है वो खुद भी अगर खराब हो चुका है तो उसको वो डाइजेस्ट कर लेता है थ्रू हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लास्ट इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो क्या करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फंजाई, इनमें से कौन सा है जो फंजाई का टाइप नहीं है। ठीक है, तो फंगस जो है वो आपको पता है, जो मॉइस्ट प्लेसेस में या जो वेट प्लेसेस होते हैं, पानी वाली जगह होती है, उनमें ज़्यादा ग्रो करता है। ठीक है, फंगस। तो फंगस जो है वो सैप्रोफिटिक होते हैं ज़्यादातर। सैप्रोफिटिक का मतलब है जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। तो इसमें से कौन सा है जो फंजाई नहीं है, अगैरिकस, पेंसिलियम, गोनियोलिक्स, एस्परगिलस। तो इसमें अगैरिकस, पेंसिलिन एंड एस्परगिलस तीनों ही फंगस है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 गोनियोलिक्स जो है ये फंगस नहीं है, ये एक एल्गी का टाइप है। एल्गी में भी अगर हम कैटेगरी देखें तो ये डाइनोफ्लैजेलेट का टाइप होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, इनमें से कौन सा है जो शो कर रहा है एंजियोस्पर्म की करेक्टरिस्टिक को। तो एंजियोस्पर्म जो है प्लांट किंगडम के अंदर हम कैटेगरीज पढ़ते हैं, जिसमें हायर प्लांट्स जो है वो एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। इनको आप फ्लॉवरिंग प्लांट्स भी बोल सकते हो, जिसमें सीड जो है वो एक ओवरी से या फिर जो फ्रूट है उसकी वॉल से कवर होता है। तो इसमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक को बताता है, स्मॉल रूट्स, इसकी जो रूट्स हैं वो छोटे साइज की होती हैं, थिक बार्क, या जो बार्क वाला पोर्शन है वो थिक होगा, लॉन्ग लीफ, या फिर जो लीव्स है इनकी वो लॉन्ग होती है, या फिर कंसील्ड सीड्स। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कंसील्ड सीड्स का मतलब है कि सीड्स जो है वो कवर होंगे फ्रूट से। ठीक है, इनके जो सीड है वो कवर होते हैं ऊपर फ्रूट वॉल से, जैसे कि मैंगो आप एग्जांपल ले सकते हो, वो सारे एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। Which botanist is credited with creating one of the first widely used natural system of plant classification? इनमें से कौन से बोटानिस्ट हैं जो क्रेडिटेड हैं, जिन्होंने पहली बार वाइडली जो नेचुरल सिस्टम है प्लांट क्लासिफिकेशन का उसको डिवाइड किया था। तो सबसे वाइडली जो क्लासिफिकेशन है वो है फ्लॉवरिंग और नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट्स में। फ्लॉवरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स हैं, अभी हमने पढ़ा एंजियोस्पर्म, जिसमें सीड भी होगा, फ्रूट वॉल भी होगी। लेकिन नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट्स वो हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फ्लावर जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो ये वाला जो क्लासिफिकेशन था ये किया था ऑगस्ट विलम इकर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट होगा। सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन में दिया रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। जोसेफ डाल्टन हुकर, इन्होंने भी टैक्सोनॉमी में अपना पार्टिसिपेशन दिया है। टेक्सोनॉमी का मतलब है जो क्लासिफिकेशन होती है किसी चीज की, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप कौन सी क्लासिफिकेशन के थ्रू कौन सी स्पीशीज में काउंट करोगे, कौन से जीनस में काउंट करोगे, कौन से किंगडम में रखोगे, उसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं। और लास्ट है जोसेफ बैंक, ये एक बोटानिस्ट है। इन द प्लांट किंगडम, ferns and ferns alleles belong to which group?
प्लांट किंगडम में जो फर्न्स हैं या फर्न्स एलीज हैं वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? तो प्लांट किंगडम में हम 5 तरह की कैटेगरीज पढ़ते हैं। फर्स्ट में आता है एल्गी या फिर थैलोफाइटा, सेकंड आते हैं ब्रायोफाइट्स, थर्ड है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो एल्गी थैलोफाइटा, इसमें आपको कुछ भी क्लियरली विजिबल नहीं होता है, मतलब बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होगी, थैलॉइड बॉडी होती है, ना तो ट्रू रूट्स है, स्टेम है या लीव्स है। ब्रायोफाइट्स जो है वो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम होते हैं, जिनको पानी भी रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए होता है, और वो ग्रो लैंड पे होते हैं। टेरिडोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, पहले ऐसे प्लांट जो पूरी तरह से लैंड पे डिपेंड हैं, ठीक है, और इनमें वैस्कुलर बंडल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स जो है इनमें सीड प्रेजेंट होता है, लेकिन फ्रूट जो वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होती है। और एंजियोस्पर्म्स अभी हमने पढ़ा जिसमें सीड भी है और फ्रूट वॉल भी प्रेजेंट है। तो इसमें से जो फर्न्स और फर्न एलीज है वो एग्जाम्पल आता है टेरिडोफाइट्स का, ऑप्शन नंबर डी। The part of stem where a leaf arises in is known as bud, carpel node और tuber. स्टेम का वो पार्ट जहां से लीफ अराइज होता है उस पार्ट को बड, कार्पल नोड या ट्यूबर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। प्लांट की स्टेम में आपको नोड्स भी देखने को मिलती है, इंटर नोड्स भी मिलती है, लेकिन जहां से लीफ अराइज होती है उस पार्ट को बोलते हैं नोड। ठीक है, बड जो है वो आपका जब फ्लावर जो है वो फ्लोरिश नहीं होता है उस पार्ट को बोलते हैं बड। ठीक है, कार्पल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ट्यूबर जो है वो मॉडिफिकेशन है स्टेम का, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो पोटैटो। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड द स्टेमन, पिस्टल, पेटल एंड सेपल। प्लांट फ्लावर के अंदर का जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है उसको क्या बोला जाता है? स्टेमन, पिस्टल, पेटल या फिर सेपल। स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, petals are colored part and sepals are green colored part. फ्लावर के सबसे अंदर वाला जो पार्ट है वो होता है पिस्टल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फ्लावर का है। ठीक है, पिस्टल में आपको 3 चीजें देखने को मिलती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ये तीनों ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू विच पार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू? प्लांट टिश्यू के कौन से पार्ट से जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज होता है? ठीक है, तो गैशियस एक्सचेंज जो है वो आपको पता है, लीफ के ऊपर टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्टोमेटा बोला जाता है, और स्टोमेटा जो है वो कवर्ड होते हैं थ्रू गार्ड सेल से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, फ्लोएम इसमें लिखा हुआ है, फ्लोएम जो है ये टिश्यू प्रेजेंट होता है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हेल्प करेगा, और मिड रिब जो है ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे अगर वाटर प्लांट के ऊपर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आगे उसको लीव्स में कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? जो मिड रिब प्रेजेंट होती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर? फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट है उसको क्या बोला जाता है? तो अभी हमने पढ़ा फीमेल पार्ट में 3 चीजें आती हैं। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, और मेल पार्ट में होगा 2 चीजें, एंथर एंड फिलामेंट, जिन दोनों को मिलके बोला जाता है स्टेमन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, स्टेमन। पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोला जाता है, स्टाइल भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट है, और स्टिग्मा भी। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट स्टोर मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम? कौन सा न्यूट्रिएंट है जो सबसे ज्यादा एनर्जी को स्टोर करता है? फैट, प्रोटीन, रफेज एंड विटामिन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी जिसमें होती है वो होते हैं फैट्स। फैट्स का जो ब्रेक डाउन है वो 2 चीजों में होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। डैश हेल्प अवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड? कौन सी चीज है जो हमारी बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड से
हेल्प अवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड से रीड होने में हेल्प करता है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड रफेज। ठीक है, इसका आंसर होगा रफेज। रफेज वो मटेरियल होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, लेकिन ये किस में हेल्प करता है, जो कॉन्स्टिपेशन है उससे बचाने में हेल्प करता है, फाइबर्स वगैरह इसमें होते हैं, और एपेटाइट को कम करने में हेल्प करता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन डाइट कॉजेज विच डिसीज। डाइट में अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो उससे कौन सी डिसीज हो सकती है, रिकेट्स, स्कर्वी, ग्वाइटर और एनीमिया। आयरन की डेफिशिएंसी से जो डिसीज होता है वो है ग्वाइटर, ठीक है, और ग्वाइट आयरन की अगर डेफिशिएंसी है तो थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ग्वाइटर हो जाता है। फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है रिकेट्स। रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होगा, और एनीमिया विटामिन के की डेफिशिएंसी। The commonly used vitamin B complex is constituted of how many vitamins? जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम पढ़ते हैं उसमें कितने तरह के विटामिन आते हैं, ठीक है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आप पढ़ते हो जैसे B1 से लेके B12 तक जितने भी विटामिन के कॉम्प्लेक्स आते हैं, ये टोटल होते हैं 8। Which of the following part of the human digestive system is the digestion of food completed? इनमें से कौन सा पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जिसमें डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो कंप्लीट हो जाता है? स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो ओवरऑल या पूरा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होगा, माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक है एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर और दूसरी चीज़ स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको स्टोर करने में हेल्प करता है। विच सब्सटेंस कवर द रूट ऑफ द टूथ? टूथ की जो रूट है उसको कौन सा सब्सटेंस है जो कवर करता है? डेंटाइन, पल्प एंड सीमेंटम। तो जो पल्प और सीमेंटम है उसके अंदर वाला पार्ट ही डेंटाइन होता है, ठीक है। पल्प जो है वो सॉफ्ट टिश्यू होता है जो टीथ में प्रेजेंट है, लेकिन जो कवर करता है रूट को वो होगा सीमेंटम। इनेमल एक हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है बॉडी में। The pouch connected to the junction of small intestine and the large intestine is called? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जंक्शन में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉकिक्स, कॉन्डाइल, एक्सिला एंड सिकम। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सिकम, ठीक है। फर्स्ट इसमें कॉकिक्स दिया है, कॉकिक्स जो है वो टेल बोन होती है, टेल बोन को कॉकिक्स बोलते हैं, ठीक है। कॉन्डाइल इज द राउंड पार्ट ऑफ टेल बोन। एक्सिला आर्मपिट वाला पोर्शन होता है, एक्सिला जो आर्मपिट के पास पोर्शन है उसको एक्सिला बोलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फूड ट्यूब? इसमें से फूड ट्यूब या फूड पाइप किसको बोला जाता है? थाइमस, लैरिंक्स, एरोटा और ईसोफेगस। तो फूड पाइप जो है उसका दूसरा नाम होता है ईसोफेगस। थाइमस एक लिम्फेटिक ऑर्गन का ग्लैंड होता है, ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है। सेकेंड लैरिंक्स, इसमें लिखा है लैरिंक्स का दूसरा नाम होता है साउंड बॉक्स, जो साउंड का प्रोडक्शन करेगा। और एरोटा जो है ये लार्जेस्ट आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी तक लेके जाती है। डैश कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट? लंग्स से हार्ट में, ठीक है, लंग्स से हार्ट में दोबारा से ब्लड को कौन लेके जाता है? तो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको दोबारा से हार्ट में लेके जाने का काम होता है पल्मोनरी वेन का। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड? वो ब्लड वेसल जो ब्लड को कैरी करती है हार्ट से दूसरे पार्ट तक, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर बॉडी के पार्ट तक लेके जाएगी, वो होती है आर्टरीज। और आर्टरीज में भी अगर पूछे तो वो होगा एरोटा। Which muscle in the skin contract to make the hair on our skin stand up straight? Goosebumps when we are cold or frightened. ठीक है, वो कौन सी मसल्स होती हैं स्किन में जो गूज बम्स कॉज करती है, मतलब अगर आपको ठंड लग रही है, आप किसी चीज से डर रहे हो तो, ठीक है। एपिडर्मिस, अरेक्टर पिलाए, इलास्टिन एंड कोलेजन। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अरेक्टर पिलाए का यूज होता है जो गूज बम्स है उसके लिए, और एपिडर्मिस जो है वो अपर लेयर होता है स्किन का। इलास्टिन एंड कोलेजन जो है ये फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड के अंदर भी होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिन फाइबर इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है और कोलेजन जो है वो एक
फाइबरस या सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स हैं जिनमें डक्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है, और इनकी सिक्रीशंस आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि सलाइवा हो गया, स्वेट, ठीक है। टू प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन, हार्मोन एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस नहीं करते, एंडोक्राइन प्रोड्यूस करते हैं। टू प्रोड्यूस कलर ऑफ द स्किन, स्किन का कलर जो है वो मेलेनिन पिगमेंट जो है वो रिलीज करता है। टू प्रोड्यूस स्वेट, अभी मैंने बताया जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो डक्ट प्रेजेंट होती है तो वो स्वेट को रिलीज करते हैं। और टू प्रोड्यूस बॉडी हेयर भी प्रोडक्शन नहीं करता। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ विच ऑफ दीज क्रॉप्स? इनमें से कौन सी क्रॉप है जिसके लिए जो ब्लैक सॉइल है वो यूज होती है, ठीक है। तो जो ब्लैक सॉइल है इसका दूसरा नाम होता है रीगर्ड सॉइल, रीगर्ड सॉइल, ठीक है। जो वॉल्केनिक इरप्शन से जो मैग्मा रिलीज होता है वो कोल्ड होने पे, ठंडा होने पे ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है और एक ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन करता है। तो ब्लैक सॉइल में जो सबसे ज़्यादा कल्टीवेट होने वाला क्रॉप है वो है कॉटन। शुगर केन, व्हीट और पैडी ब्लैक सॉइल में ग्रो नहीं होते। थैंक यू सो मच।